गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए जी, आज हमारी क्लास में हम एक न्यू इनिशिएटिव, एक न्यू लेक्चर सीरीज के साथ आपके साथ फिर हाजिर हो चुके हैं, जिसके अंदर हम आपके साथ पहले तो करंट अफेयर्स, आपके जो स्कीम्स रहती है उनको डिस्कस कर रहे थे। साथ साथ में हमने हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया और आपके साथ हिस्ट्री के कुछ रिफॉर्म मूवमेंट्स और आपके साथ हमने डिस्कस किए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको आने वाले टाइम में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज की क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक न्यू लेक्चर सीरीज का, जिसका नाम रहने वाला है एट द बैक ऑफ माय, दैट इज इंडियन इकोनॉमी। ठीक है जी। तो इंडियन इकोनॉमी में आपकी ईपीएफओ को एओईओ के एग्जाम में बहुत ज्यादा महत्वता रहती है। 8 से 9 क्वेश्चंस आपको इकोनॉमी के देखने को मिलते हैं। तो आपकी डायरेक्टली कंसेप्ट के साथ मैं ये क्लास नहीं स्टार्ट करूंगा कि मैं सीधा स्टार्ट करूं जीडीपी के साथ आपके साथ डिस्कस करूं, ये पॉवर्टी क्या मेजर्स रहते हैं, क्या इंडिसेस रहते हैं, कि आपके साथ में शेयर मार्केट के बारे में डिस्कस करूं, डिवेंचर्स के बारे में डिस्कस करूं, फिस्कल डेफिसिट के बारे में डिस्कस करूं, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में डिस्कस करूं। इनको करते हैं साइड लाइन। तो पहले इकोनॉमी तो समझ ले, इकोनॉमी का मतलब क्या है, क्या आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहता है इंडिया का। जब एक बेसिक आपकी क्रोनोलॉजी बन जाएगी तो हम आपके साथ अगली क्लासेस में कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और साथ में करंट अफेयर्स को भी हम इनके साथ लिंक करते चलेंगे। तो आज की क्लास में जो पहली क्लास रहने वाली है आपकी लेक्चर सीरीज की इंडियन इकोनॉमी के प्रति, हम स्टार्ट करते हैं आपके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में है अगर हम डिस्कस करेंगे तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम एग्रीकल्चर की क्या आपकी कंडीशन थी, इंडस्ट्रीज की क्या कंडीशन थी, क्या आपका ब्रिटिश राज का इन्फ्लुएंस था एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज में, क्या आपके देश की सिचुएशन थी 1991 से पहले, क्या सिचुएशन बनी 1991 के बाद, क्या आपके फैक्टर्स बने कि प्लानिंग कमीशन कर दिया खत्म और हम चले गए हैं नीति आयोग की तरफ, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, क्या उसके पिलर्स रहते हैं। ये हम सारा एक हिस्टोरिकल, एक बेसिक बैकग्राउंड डिस्कस करते करते हम आज की क्लास को करेंगे खत्म और अपनी अगली क्लास से हम एक प्रॉपर कंसेप्ट के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तो आज आपकी क्लास में हम बात करते हैं कि ब्रिटिश टाइम पे, ब्रिटिश एरा में क्या आपका इंपैक्ट था एग्रीकल्चर के ऊपर। तो ये रहता है पहला पॉइंट, जो कि रहता है जमींदारी सिस्टम का। मतलब कि एक आपका है जमींदार कि अब ब्रिटिश साम्राज्य ने बोल दिया है कि उसने लगाई एक आपकी ऑक्शन में जिसने सबसे ज्यादा लगाया कि मैं एक साल में इतना आपका रेंट दूंगा इस पर्टिकुलर एरिया से, इस पर्टिकुलर लैंड से। हम बोलेंगे, ब्रिटिश बोलेगा कि हाँ मैं आपको देता हूं ठेका, तो आप मुझे साल का इतना दे देना। अब ब्रिटिश ने तो अपॉइंट कर दिया जमींदार। अब जमींदार आपका टैक्स कलेक्ट करेगा पीजेंट से और वो जाके अपना 1/11 शेयर रखेगा, बाकी वो जाके आपका दे देगा किसको, वो देगा बाकी रिमेनिंग शेयर आपका ब्रिटिश एम्पायर को। ठीक है जी। अब आपको तो लगेगा बड़ा सिंपल है यार, उसने अपना शेयर रखा और बाकी शेयर दे दिया ब्रिटिश के ऊपर। क्या ऐसा होता था? क्या आपका जमींदार एक्सप्लॉइट नहीं करता था ब्रिटिशर्स को? माफ कीजिएगा, जमींदार क्या एक्सप्लॉइट नहीं करता था पीजेंट्स को? क्या आपका जो पट्टा था, जो रिटन डीड होती थी कि आपको सालाना इतना कर्ज लेना है, क्या फार्मर को पढ़ना भी आता था उसको? क्या फार्मर उसको पढ़ के लिख सकता था हाँ भाई मैंने इतना दे दिया है, अब आपका अगले साल देना है? तो क्या उसकी जो लैंड थी वो उसके पास रहती थी? क्या उसको मियर टिलर बना दिया जाता था? ये आप मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर डेप्थ में डिस्कस करते हैं। बट जमींदारी सिस्टम बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करता था इस सिस्टम को। आपके जो मिडिल मैन थे वो जाके शहरों में बैठ जाते थे ज्यादातर तो, और वो आगे और फर्दर बंदे अपॉइंट कर देते थे। वो जाके आपके इलीगल ड्यूज आपके करता था, वुमेन की एक्सप्लॉइटेशन करता था, उनको बॉन्डेड लेबर में इंफ्यूज करता था। तो जमींदारी सिस्टम आपका देखने को मिलता है एग्रीकल्चर के अंदर, ब्रिटिश टाइम्स के अंडर। क्वेश्चन आपके लिए है कि किस लॉर्ड जनरल ने आपका स्टार्ट किया था जमींदारी सिस्टम, या किसने परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट किया था? ठीक है जी। और आपका इरिगेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि ब्रिटिश ने कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्वेस्टमेंट तो करी नहीं। उसने हमेशा हमें सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट, मतलब कि रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बना के रखा। हमारी जो कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री थी, हम हमेशा उसके अंदर जो निपुण थे, हमें हमेशा उसने उसमें से साइडलाइन किए और हमें हमेशा फिनिश्ड गुड्स के ऊपर डिपेंडेंट बनाया। किस फिनिश्ड गुड्स के ऊपर? जो कि ब्रिटिश एम्पायर की इंडस्ट्रीज में बन रहे हैं, वहां से बन रहे हैं, आ रहे हैं, हम उनको क्या कर रहे हैं, हम उनको अपने देश में इंपोर्ट कर रहे हैं और हम उनके ऊपर डिपेंडेंट है। रॉ मटेरियल हमारा देश का है, वो यहां से एक्सपोर्ट कर जा रहा है उनके पास, वो उसका
प्रॉपर प्रोसेस कर रहे हैं, सामान बना रहे हैं, सामान बना के भेज रहे हैं, और हम उधर ही आपके उन गुड्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। बाकी जो बचा कुछ ट्रेड था वो उनकी कॉलोनीज, मतलब ब्रिटिश की कॉलोनीज के साथ हमारा करवाया जा रहा है। तो कैसे ब्रिटिश ने हमें कैपिटल गुड्स से हटा के कंज्यूमर गुड्स की तरफ डिपेंडेंट कर दिया है, ये आपको देखने को मिल रहा है ब्रिटिश टाइम्स के अंदर। और आपकी ऑब्वियसली कि अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी, क्योंकि ब्रिटिश ने तो ऐसा सोचा भाई कि सालाना हमने इतना फिक्स कर दिया है, अब तो जो जमींदार है वो तो आपकी प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करेगा, वो तो और तरीके लाएगा कि कैसे वो फार्मर का वेलफेयर करे ताकि वो प्रोडक्टिविटी और बढ़ाए। पर क्या ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और आपका जो हमारा फूड क्रॉप्स था उससे हमें मूव करवाया गया किसकी तरफ? कैश क्रॉप्स की तरफ। अब कैश क्रॉप्स आपका इंक्लूड करते हैं जूट, कॉटन और द फेमस इंडिगो, ठीक है जी, टी प्लांटेशन। ये सारी आपकी कैश क्रॉप्स की तरफ हमें मूव करवाया गया। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि टी प्लांटेशन लेबर्स की कितनी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन थी। आपके असम के एरियाज के अंदर इंडिगो रिवोल्ट आपको देखने को मिलती है, कितनी ज्यादा प्रॉब्लम थी। और बाद में गांधी जी ने भी जाके चंपारण में इस मुद्दे को देखा, ठीक है जी। अब बात करते हैं इंडस्ट्रीज की, जो कि मैं डिस्कस कर चुका हूं कि हमें रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर बनाया गया है और हमें इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स की तरफ डिपेंडेंट बना दिया गया है। और आपकी कैपिटल गुड्स हमारी जो हम खुद बना रहे हैं प्रोडक्ट्स को, हमारी जो इंडस्ट्रीज है उससे कर दिया गया है खत्म। चलिए जी, अब बात करते हैं अगर आप इंडस्ट्रीज में डिपेंडेंट है किसी और के ऊपर, ठीक है जी, आप कैपिटल गुड्स तो आपके यहां है नहीं है, ठीक है जी, आप हमेशा कंज्यूमर गुड्स की तरफ है, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जब इतना कुछ हो रहा है तो क्या आपकी जीडीपी देश की बढ़ेगी क्या घटेगी? तो इसलिए जो आपके अमाउंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो तो बहुत ज्यादा कम है जो आप अपने साल के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हो अपने देश के अंदर, तो आपके देश की होगी ये जीडीपी लो। और जो आपकी आत्मनिर्भर की भारत, जो कि रिस्पेक्टिव प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं 2047 तक, आज के टाइम पे हमारी सेल्फ सफिशिएंसी उस टाइम पे कर दी गई थी हैम्पर्ड। और रही बात फॉरेन ट्रेड की, तो आधा ट्रेड तो करवा दिया जा रहा है हमारा ब्रिटिश एम्पायर के साथ और बाकी ट्रेड करवा दिया गया है आपका ब्रिटिश कॉलोनीज के साथ, और हमें रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बना दिया गया है। और आपका जो सरप्लस अगर हम कमा भी रहे हैं इंडिया आपका, तो वो सारा यूज हो रहा है ब्रिटिश आर्मी की मेंटेनेंस के लिए, ब्रिटिश ऑफिशियल्स की सैलरीज और पेंशन्स के लिए, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऑफिस को मेंटेन करने के लिए। मतलब ब्रिटिश अपने ही एम्पायर को मजबूत करने के लिए, सॉलिडिफाई करने के लिए और अपनी एमिनेंस को बढ़ाने के लिए ब्रिटिश एम्पायर हमारा ही सरप्लस यूज कर रहा है, जो बचा कुचा हमारे पास है। The surplus used in British expansion maintain Indian offices in Britain, पेमेंट्स ऑफ ऑफिसर्स, आर्मी कॉस्ट एक्सेट्रा। और आपकी यहां देखने को मिलती है ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी, जो कि मॉडरेट्स बाद में आपकी ज्यादा प्रपाउंड करते हैं, और इसके पर्सन जो रहते हैं एमिनेंट जो कि इसको प्रपाउंड करते हैं वह रहते हैं दादा भाई नारोजी। और बाद में आपको सुब्रमण्यम अय्यर जी भी देखने को मिलते हैं, आरसी दत्त भी देखने को मिलते हैं, जो कि आपके इकोनॉमिक एसेज लिखते हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, आप बोलेंगे यार लॉर्ड डलहौजी थे 1856 में, उन्होंने रेलवेज दिया, उन्होंने पोर्ट दिया, टेलीग्राफिक लाइंस दी, आपको इतना कुछ तो दे दिया, बट हम भूल गए कि ये चीजें उन्होंने अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए किया, ये उन्होंने अपनी आर्मी की मोबिलाइजेशन को बढ़ाने के लिए किया। 1857 की रिवोल्ट में जो टेलीग्राफिक लाइन थी वो बहुत ज्यादा हैम्पर कर गई, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इसको यूज किया हमारी ही रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए। रेलवे उन्होंने यूज किया हमारे ही द्वारा बनाए गए रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करने के लिए एक एरिया से पोर्ट्स तक, क्योंकि पोर्ट्स से ही तो वो उठा के आपका ब्रिटिश एम्पायर तक सामान जाएगा, तभी तो वहां से आपके फिनिश गुड्स आएंगे। तो ये सारा विशियस साइकिल ब्रिटिश एम्पायर ने अपनी एफिशिएंसी को और अपने एम्पायर के झंडा हमेशा लहराता रहे इसके लिए किया, ठीक है जी। चलिए जी, अब बढ़ते हैं अपना अगली स्लाइड पे। अब बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि आपका इंक्लूड करता है लिटरेसी रेट, आपका क्या इन्फेंट मोर्टालिटी रेट था और क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट था। अब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट तो है नहीं है, एग्रीकल्चर जहां से हम अपना फूड ड्राइव कर रहे हैं उसमें इन्वेस्टमेंट है नहीं है, इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो जब इनमें इन्वेस्टमेंट नहीं है जो कि ड्रिवन साइकिल्स है, तो क्या हेल्थ में वो इन्वेस्ट कर रहे होंगे हमारी, वो चाहते हैं कि हमारी हेल्थ अच्छी रहे? तो नहीं, आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है सिर्फ और सिर्फ 44 इयर्स। आपका इन्फेंट मोर्टालिटी रेट अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अलार्मिंग है, 218 पर 1000 लाइव बर्ड्स। और आपका
लिटरेसी रेट देखेंगे तो मेल में सिर्फ है 16% और आपका फीमेल में है 7%। अब आपके लिए क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है कि हमारे देश में अगर आपको पता करना है कि इंसान पढ़ा लिखा है तो आप कैसे पता करते हैं। चलिए जी, अब आजादी मिल गई है, ब्रिटिश साम्राज्य को कर दिया हमने टाटा बाय बाय। आपके अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स की, अलग अलग लोगों की जुस्तजू में हमें देश को मिली आजादी 15 अगस्त ऑफ 1947 अंडर द माउंट बैटन प्लान। ठीक है जी, अब आपकी आजादी के बाद हम किस चक्रों में हैं? क्या हम कैपिटलिस्ट की तरफ चल पड़े हैं, हम सोशलिस्ट की तरफ चल पड़े हैं, या हम कम्युनिस्ट की तरफ चल पड़े हैं? तो हम उन आइडियोलॉजीज को थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं। चलिए, तो कैपिटलिज्म की अगर हम बात करें कि क्या हमारा देश कैपिटलिज्म की तरफ चल सकता है? कैपिटलिज्म वहां जहां आपका प्राइवेट प्लेयर की एमिनेंस है, डिमांड और सप्लाई की बात करी जा रही है। कोई सोसाइटी मतलब गवर्नमेंट या स्टेट का कोई रोल आपको देखने को नहीं मिलेगा, पूरा पूरा आपने मार्केट फोर्सेस के ऊपर छोड़ दिया है। प्राइवेट प्लेयर की एमिनेंस है, अगर आप कमा सकते हैं तो ठीक है, वरना हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जो देश इतने सालों से एक्सप्लॉयटेशन के शैकल्स में फंसा हुआ था, क्या हम इस सोसाइटी के लिए तैयार हैं? नहीं, बिल्कुल भी हम तैयार नहीं हैं। तो प्राइवेट सेक्टर की जो डिमांड सप्लाई है, हम इस सेक्टर के लिए, तो इस आपकी आइडियोलॉजी के लिए तो बिल्कुल तैयार नहीं है। अब आता है सोशलिज्म की तरफ, मतलब कि आपके जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट करेगी, सरकार देखेगी कि हाँ अगर लोगों की एक्सप्लॉयटेशन है तो वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज लाने की कोशिश करेगी, फेवरेबल आउटकम्स लाने की कोशिश करेगी, वल्नरेबल कम्युनिटीज को वो आपका वापस मेन स्ट्रीम करने की कोशिश करेगी, एक इक्विलिब्रियम पाथ लाने की कोशिश करेगी। आपकी कौन सी? सोशलिज्म का पाथ। तो ये आपका हाँ हमें ल्यूक्रेटिव लग रहा है, ठीक है, हम इस पे सोच विमर्श कर सकते हैं। बट आपका अगर हम देखें तो क्या उस टाइम पे 1947 में क्या स्टेट के पास इतने रिसोर्सेस थे कि वो डायरेक्टली हर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ले, या वो इस सिचुएशन में थी कि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट प्लेयर के पास फेंक दे? तो हमने बोला ना तो हम सोशलिज्म की तरफ जा सकते हैं कंप्लीटली, ना तो हम डायरेक्टली कैपिटलिज्म की तरफ जा सकते हैं। हम तो भाई एक मिक्स मॉडल बना लेते हैं कि पब्लिक प्राइवेट दोनों की रख देते हैं पार्टनरशिप। तो आपको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप देखने को मिलती है, और प्लानिंग कमीशन भी आपको 1950 में आते हुए देखने को मिलती है। प्लानिंग कमीशन आपका इंस्पायर्ड था यूएसएसआर से, और ये आइडिया रहता है आपके सुभाष चंद्र बोस जी का। ठीक है जी, तो अब आपकी बात की जाएगी कि हमें बराबरता में आप चीजों को रखना है। अगर पर्सन को ज्यादा नीड है तो उसको आपको ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, आपको ग्रोथ चाहिए, आपको इन चीजों को मॉडर्नाइज करना है, ट्रेडिशनल आपके टेक्नोलॉजी से बाहर आना है, चीजों को मैकेनाइज करना। और वही बात जो मैंने लास्ट टू लास्ट लाइन में डिस्कस की थी, जो सेल्फ सफिशिएंसी हैम्पर हो गई थी, हमें अपनी सेल्फ रियलाइजेशन, हमें सेल्फ कॉन्शियसनेस को रियलाइज करना है, और हमें एक डेवलप्ड पाथ पे इक्विटी लेके आनी है, और हमें ग्रोथ की तरफ अग्रसर होना है। तो ये रहे वो 4 पॉइंट्स जो कि बात करेंगे अब बिक्स मॉडल के एम्स पे। अब बात करते हैं कि आजादी मिल गई, अब क्या एग्रीकल्चर का हाल चाल है? तो आपके लैंड रिफॉर्म्स लाए जाएंगे कि एक पर्सन कितनी लैंड रख सकता है, जिसे बात करेंगे लैंड सीलिंग के नाम से। और जो आपका मिडिलमैन जमींदार सिस्टम, उसे कर दिया जाएगा एबॉलिश, और लैंड सीलिंग के बारे में जो कि मैंने अभी डिस्कस किया। चलिए जी, अगला चलते हैं कि आपका इक्विटी सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ लाल बहादुर शास्त्री 1967 में देखने को मिलती है, क्योंकि भूखमरी बढ़ रही है, देश में अनाज नहीं है। आपका जो एग्रीमेंट है यूएसए के साथ, उसमें बहुत ही ज्यादा बकवास कह सकते हैं, या बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी आपका फूड ग्रेन्स आ रहे हैं, जो कि आपके एनिमल्स तक कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। इस वजह से आपको देखने को मिलता है कि अब देश को लगा है, लोगों को लगा है, लीडर्स को लगा है कि हमें ही खुद अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, हम दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। तो HYY सीड्स आपको देखने को मिलेंगे, फर्टिलाइजर्स देखने को मिलेंगे, और हमें मिलेगा कि व्हीट और राइस के प्रोडक्शन बारी बढ़ाने की बात की जाएगी। और अब चुना जाएगा पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी जैसे रीजन्स को कि आप आए और ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ अग्रसर हों। अब इन्हीं रीजन्स को क्यों चुना गया? क्योंकि यहाँ लैंड बहुत ज्यादा कंसोलिडेटेड थी, बिग फार्मर्स देखने को मिलते हैं, इनके पास पैसा था, तो ये इस टेक्नोलॉजी को, ये इस ग्रीन रेवोल्यूशन को लेके आ सकते हैं। और यही कारण रहा कि बाद में आज के टाइम पे आपको देखने को मिलता है कि इन स्टेट के फार्मर्स कंपैरेटिवली रिच हैं एज कंपैरिजन टू द अदर स्टेट फार्मर्स, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के जो ल्यूक्रेटिव फायदे हैं वो इन एरिया के रीजन्स के फार्मर्स ने बहुत ज्यादा उठाए हैं, और यही रीजन रहता है जो बाद में आपका क्रिएट हुआ।
ठीक है जी। अब व्हीट राइस ही क्यों उगाया गया, क्या आपका एमएसपी का इशू रहता है, क्या एफआरपी रहता है, ये सारी चीजें हम कभी जब एग्रीकल्चर को डेप्थ में डिस्कस करेंगे तब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्या स्वामीनाथन का रोल रहता है, क्या स्वामीनाथन कमीशन की रिकमेंडेशंस रहती हैं, हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। चलिए जी, तो अब बात करते हैं कि इंडस्ट्री का क्या हाल चाल है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ रही है 1956 के अंदर, तो वो बात करती है कि हम लाइसेंस राज लेके आएंगे, हम कोटा राज लेके आएंगे और हम आपके बैकवर्ड एरियाज के अंदर इंडस्ट्रीज लगाने को बोलेंगे। हम हर चीज की लाइसेंसिंग करेंगे, हम लिमिटेशन लगाएंगे कि एक स्कूटर बनना है तो एक कंपनी बजाज कितने स्कूटर एक साल में बना सकती है, और आपका लिमिट करेंगे प्रोडक्शन को, क्योंकि यह रहता है इन्फ्लुएंस थोड़ा थोड़ा यूएसएसआर का कि आप कोटा लिमिट लगा रहे हैं। लाइसेंस राज लाने की बात कर रहा है कि हम बैकवर्ड एरियाज के अंदर ही आपको आसानी से दे देंगे क्या, लाइसेंस, और आपकी इंडस्ट्रीज रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं एमएसएमईज की। चलिए जी, अब बात करते हैं अगली स्लाइड पे कि अब फैक्ट क्या है कि हाँ, ये फैक्ट है कि जो आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग है वो कहा जाता है पीसी मैलोनोबिस को। अब आपका जो इंटरनेशनल, अगर हम अपने ट्रेड की बात करें तो हम इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इंपोर्ट कम से कम करेंगे, हम अपने प्लेयर्स को आगे लेके आएंगे, हम टैरिफ्स लगाएंगे, कोटा लगाएंगे, हम बाहर से ज्यादा प्रोडक्शन, मतलब बाहर से ज्यादा हम आपके इंपोर्ट ना करवाएं और हम अपने एक्सपोर्ट्स को लाएंगे। अल्टीमेटली हम डोमेस्टिक प्लेयर्स को अपना कारबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उन्हें सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उन्हें एक प्रबल दावेदार, एक इंटरनेशनल ग्लोबल प्लेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं और बाहर चीज कोई आ भी रही है तो उस पर भी कोटा लगा रहे हैं, उस पर भी टैरिफ लगा रहे हैं ताकि आपके डोमेस्टिक प्लेयर्स बचे। तो ये हाल चल रहा है। अब आपके इफेक्ट्स क्या है अगर आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, कि आपको देखने को मिलेगा कि आपके क्या प्लेयर इतने सक्षम प्रोडक्ट्स बना पा रहे हैं, क्या उनकी क्वालिटी इतनी ज्यादा कारगर है, कंपटीशन दे सकती है किसको, ग्लोबल प्लेयर्स को, नहीं, ऐसा नहीं है। लाइसेंस राज का मतलब क्या है कि आपने बिग फेवर्ड कैपिटलिस्ट को फेवर कर दिया है, क्योंकि ये लाइसेंस लेके बैठ जाते थे और ये उस एरिया में डेवलपमेंट करते नहीं थे, और ये तब करते थे जब इनको ठीक लगता था, और बाकी प्लेयर्स तो कर ही नहीं पाते थे उस एरिया में, क्योंकि लाइसेंस तो ये लोग बड़े प्लेयर्स लेके बैठ गए हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि स्मॉल फिशेस भी अपना काम कर सके, अपनी डेवलपमेंट कर सके, या स्मॉल फिशेस का मतलब है स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। तो देखिए लाइसेंस राज क्या है, फेवर्ड बिग कैपिटलिस्ट, क्योंकि नो डेवलपमेंट बैकवर्ड एरियाज, क्योंकि वो लाइसेंस लेके खुद बैठ गए हैं और उस इंडस्ट्री को तो बना ही नहीं रहे हैं और कंपटीशन वो रिड्यूस कर रहे हैं। अब बात करेंगे कोटा राज की, तो मैकेनाइजेशन के हिसाब से तो उन्होंने रखा था, बट ये सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि टाइम ऐसा चलता था कि आपका स्कूटर्स पे लिमिटेशन लगा दी जाती है कि सालाना 1000 स्कूटर बनेंगे, लेकिन लोगों को तो स्कूटर चाहिए, तो ब्लैक में सामान बिकता था, ऐसी हालत होती थी, और आपका जीडीपी कंट्रीब्यूट तो हो नहीं पा रहा है, और जो पब्लिक सेक्टर्स हैं आपके, वो तो एक तरह के इन्फ्यूजिंग मनीज के आपके जरिए हैं, मतलब आप उसको पैसा दे रहे हैं, पैसा आ नहीं रहा है, करप्शन सबसे ज्यादा है आपको देखने को मिलती है, और ये एक नंबर के बन चुके हैं निकम्मे लॉस मेकिंग यूनिट्स। कौन से, आपके पब्लिक सेक्टर्स, ये आपका हाल चल रहा है। तो आपका जो लाइसेंस राज है, आपका कोटा राज है, और आपका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का जो हमने तरीका रखा है, ये तो बन गया है आपके लिए एक अटर फेलियर। चलिए जी, परमिशन लेते रहो। पोस्ट 1991 अब हालात ये बन गए हैं कि 7 दिन के पैसे बचे हैं, डॉलर्स बचे हैं आपका तेल मंगाने के लिए, सरकार का खजाना हो गया है खाली। अब क्या करें, चलो वर्ल्ड बैंक आईएमएफ के पास पैसा उधार लेके आओ। हालात ये बन गए हैं, वर्ल्ड बैंक आईएमएफ ने ठीक है पैसा ले जाओ, कुछ शर्तें तो मान जाओ हमारी, क्योंकि देखो कि नो मनी फॉर इंपोर्ट्स लाइक ऑयल, 7 दिन के पैसे बचे हुए हैं, कोई एफडीआई तो आपने अलाउ कर नहीं रखी, क्योंकि आप चाहते हो कि डोमेस्टिक प्लेयर्स उठे, आप एक्सपोर्ट चाहते हो कि आपके देश से एक्सपोर्ट हो, आप यहां इंपोर्ट कम से कम करवाएं, और आईएमएफ ने बोला ठीक है भैया, अब आप लोन ले लो $7 बिलियन का, कुछ हमारी शर्तें मान लो। ये तो इंटरफेरेंस करते हो, कोटा राज रखा हुआ है, लाइसेंस राज रखा हुआ है, इंडस्ट्रीज को रिजर्व करके रखा है, एमएसएमई के लिए इसको करो। जो तुम बोलते हो कि हम इंपोर्ट कम से कम करेंगे, अपनी इकोनॉमी को कर दो ओपन, अपनी पॉलिसीज को करो लिबरलाइज, और साथ में अपनी करेंसी को करो डी वैल्यू। अब करेंसी को डी वैल्यू का मतलब क्या हुआ, करेंसी को डी वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि आपकी करेंसी की वैल्यू घटाओ, ताकि और से और आपके लोग इधर इन्वेस्टमेंट करें। क्या बात हुई कि अगर $1 है 70 रुपए का, मान लीजिए, ठीक है जी, अब मैं बोल रहा हूं कि $1 के वजह सिर्फ 60 रुपए मिल रहे हैं, है ना। अब मैं बोल रहा हूं कि $1 के पीछे 50 रुपए बन रहे हैं, है ना। लेकिन अब मैं बोलूं $1 की तरफ मैं डी वैल्यू कर दो, 100 रुपए मिल रहे हैं,
तो आप डी वैल्यू कर रहे हैं अपनी करेंसी को, तो बोल रहे हैं कि डी वैल्यू करो ताकि कम से कम पैसा खर्चना पड़े फॉरेन प्लेयर्स को और उनको ज्यादा चीजें मिले इंडिया में आके। ठीक है जी, तो वो क्या कह रहे हैं कि अपनी करेंसी को करो डी वैल्यू, अपनी पॉलिसीज को करो लिबरलाइज, अपनी इकोनॉमी को करो ओपन, और अपनी जो इंटरफेरेंस तुम बार बार करते हो उससे कर दो खत्म। चलिए जी, तो एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की रिफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। जो लिबरलाइजेशन मतलब कि आप इकोनॉमी को ओपन अप कर रहे हैं, लाइसेंस राज, कोटा राज को खत्म कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर रहे हैं, रुपी की कन्वर्टेबिलिटी को अलाउ कर रहे हैं, और आपके फॉरेन बैंक्स को आप अलाउ कर रहे हैं, और आरबीआई को मियर फैसिलिटेटर बना रहे हैं। टैक्स बेस को आप अपनी इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो आपने रेगुलेशन रिजर्वेशन कर रखी है एमएसएमई के लिए उसको करिए खत्म। तो ये सारी चीजें बात करी जा रही है लिबरलाइजेशन के अंडर। चलिए जी, नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम बात करें तो बात करी जाएगी प्राइवेटाइजेशन की। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि आप गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस कम करें और प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ करें। तो अब आपको एग्जांपल देखने को मिल सकते हैं 2017-18 में कि 1 लाख करोड़ का टारगेट रखा हुआ है, और 1,57 मतलब 1,57 करोड़ की आपको देखने को मिलती है डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट अपना इंटरफेरेंस कम कर रही है और अपना पैसा निकाल रही है और प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ उस चीज को छोड़ रही है। इसे कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कम करो। ग्लोबलाइजेशन है इंटरकनेक्ट करो ग्लोबल इकोनॉमीज के साथ, तो आपको देखने को मिलेगा एक्सपोर्ट को खोलो। आईटी बीपीओ जो आपको देखने को मिलते हैं वो 1991 रिफॉर्म्स के बाद ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि इंडिया में लेबर है चीप। चलिए जी, और टूरिज्म बूम आपको देखने को मिलता है ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। अब इंपैक्ट ऑन इंडियन एग्रीकल्चर ये पड़ता है कि जो आपके इंडियन एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा, उस पे फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स बहुत ज्यादा यूज हो रखे हैं, तो उसकी कंजम्पशन अगर क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो चुकी है। इस वजह से ग्लोबल मार्केट में हमारा इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो जाता है रिजेक्ट। ठीक है जी, तो इंडियन प्रोडक्ट्स रिजेक्टेड क्योंकि आपके फॉरेन प्रोडक्ट्स वो सोल्ड हो रहे हैं चीप लेवल, क्योंकि मैकेनाइजेशन तो थी ही नहीं, और दूसरा मैंने आपको रीजन बताया। और आपको एफडीआई देखने को मिलती है कि 100 मिलियन की 1990 में, लेकिन 30 बिलियन की देखने को मिलती है 2017 में। चलिए जी, वेरियस प्लान्स आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि हम अभी प्लानिंग कमीशन की बात कर रहे थे, हमने अलग अलग प्लान्स की बात कर रहे हैं, हमने इंडस्ट्री की बात की, हमने फॉरेन ट्रेड के बारे में बात की, हमने एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में बात की, हमने एग्रीकल्चर की रिफॉर्म्स के बारे में बात की। तो अब आपके कुछ अलग अलग रिफॉर्म्स है जो कि यहाँ पे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन में आ जाते हैं कि विश्व स्तरीय प्लान कौन सी ईयर में आया, ये किसने दिया। वो बात कर रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन की। नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 में किसके अंडर बनी, जवाहरलाल नेहरू जी के अंडर। बॉम्बे प्लान आपका 6 इंडस्ट्रियलिस्ट थे, नाम आप जाके देख लीजिएगा। बॉम्बे प्लान ऑफ 1944, गांधीयन प्लान आपका 1944 के द्वारा बनाया गया है एस.एन. अग्रवाल। पीपल्स प्लान एम.एन. रॉय के द्वारा, जो कि सोशलिस्ट आइडियम के बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस में थे। पीपल्स प्लान एम.एन. रॉय जी, जिन्होंने आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया दिया। एम.एन. रॉय जी जो आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश करते हैं इंडिया कानपुर के अंदर। और सर्वोदय प्लान ऑफ 1950, जेपी नारायण, जो कि इस बाद में स्मॉल स्केल और एग्रीकल्चर के ऊपर बात करता है। सर्वोदय प्लान जेपी नारायण जी। टोटल रेवोल्यूशन जो कि आपको बाद में 1975 के बाद आपको देखने को मिलता है, जब आपके लगा दी जाती है इमरजेंसी। ठीक है जी, तो सर्वोदय प्लान, पीपल्स प्लान, बॉम्बे प्लान, गांधीयन प्लान, नेशनल प्लानिंग कमेटी किसके अंडर बनी, विश्व स्तरीय प्लान, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन इनसे आता है। क्या इनके ईयर्स से क्रोनोलॉजिकली सेट करो, मैच द फॉलोइंग करो, किसने कौन सा प्लान दिया, ये हमने आपके साथ ही डिस्कस किया। इससे पहले पोस्ट 1991 क्या हालत थी, 1947 से लेकर 1991 तक क्या हालत थी एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज की, 1947 से पहले क्या आपकी कंडीशंस प्रिवेल कर रही थी, हमने एक ग्लिम्स लिया, हमने एक जिस्ट लिया होलिस्टिकली आपके लिए, ताकि आपको समझ आ जाए अच्छा इकोनॉमी में ये हो रहा है, आपकी ये कुछ बातें चल रही हैं। थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी आपको ओवरलैप होते हुए देखने को मिली थी। बट अब हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के साथ आएंगे, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ आएंगे, इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के टॉपिक्स के साथ आएंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। जो भी आपका डाउट रहेगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, नेक्स्ट क्लास में हम उसे डेफिनेटली एड्रेस करेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो कि हमारा डायरेक्टली टारगेट कर रहा है आपका ईपीएफओ का एओईओ एग्जाम का, आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए उसे आप सब्सक्राइब कीजिए। जितनी भी अपडेट्स रहती हैं वीडियोस के रिलेटेड, कंटेंट के रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड या गवर्नमेंट एग्जाम की नोटिफिकेशन से रिलेटेड, वो हम उसमें अपडेट करते रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आज इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।